हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिकी और मैकेनिकल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों रहेंगे। ठीक है, बोथ मैं कराऊंगा आपको। और इसमें देखिए कितना कितना वेटेज है, कितने कितने नंबर्स हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। और ये वीडियो अगर नॉन टेक वाले देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए टेक्निकल में कितने अंक आएंगे, कितने नंबर आएंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नॉन टेक में 60 नंबर का होगा। ठीक है, नॉन टेक 60 नंबर का, जिसमें मैथमेटिक्स 20, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए रिविट इज स्पेसिफाइड बाय। ठीक है, बताइए भाई रिविट को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए। देखिए इस वीडियो का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये आंसर। ठीक है, शैंक डायमीटर। शैंक डायमीटर या फिर नॉमिनल डायमीटर। क्या है? नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, दो आंसर होते हैं इसके। ठीक है, ए रिविट इज स्पेसिफाइड, तो शैंक डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर। इन दिस ऑप्शन क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो शैंक डायमीटर होगा या फिर नॉमिनल डायमीटर होगा। अब रिविट में सबसे पहले रिविट का जो हेड होता है, इसको हम हेड बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम शैंक बोलेंगे और नीचे वाला पार्ट है उसको हम टेल बोलेंगे। तो एक्चुअल रिविट की जो पिक्चर है वो ये वाली पिक्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं करा दे रहा हूँ, काफ़ी जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, ये आते हैं बेसिक क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मेड ऑफ। तो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, मेकिंग बोल्ट एंड नट, मतलब बोल्ट और नट को कैसे बनाया जाता है, तो कोल्ड हेडिंग के द्वारा बनाया जाता है, ड्यू टू मेकिंग कोल्ड हेडिंग। ठीक है, एक प्रोसेस होता है कोल्ड हेडिंग, उससे बनाया जाता है। गियर कास्टेड बाय, गियर को कास्ट कैसे किया जाता है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के द्वारा। ठीक है, रिविट इज स्पेसिफाइड, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, शैंक डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन का आंसर है स्क्रू अगर स्पेसिफाइड किया जाए स्क्रू को, तो मेजर डायमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? मेजर डायमीटर। ठीक है, वॉशर अगर स्पेसिफाइड किया जाए तो होल डायमीटर होगा। ठीक है, होल डायमीटर। उसके बाद द आई बोल्ट आर यूज फॉर, आई बोल्ट एक होता है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट हैवी मशीनरी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्वार्टर जॉइंट इज यूज ट्रांसमिट। तो क्वार्टर जॉइंट होता है वो एक्सियल एंड टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड दोनों को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, समझ गए ना? एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड दोनों को ट्रांसफर करता है क्वार्टर जॉइंट। और कनेक्टिंग टू जॉइंट कोएक्सियल, याद रखना कनेक्टिंग टू जॉइंट होते हैं वो कोएक्सियल जॉइंट होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रैंकाइन थ्योरी, मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ कि रैंकाइन थ्योरी होती है वो ब्रिटल मेटल के लिए यूज़ करते हैं। गैस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, वो डक्टाइल मेटल के लिए होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए साइज ऑफ कैम डिपेंड अपॉन, साइज ऑफ कैम डिपेंड अपॉन होता है बेस सर्कल पे। साइज ऑफ गियर स्पेसिफाइड, पिच सर्कल डायमीटर, प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर पिच एंड सर्कुलर पिच। ठीक है, डायमीटर पिच होती है, ठीक है, डायमीटर पिच होती है और सर्कुलर पिच होती है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पाई आएगा। ठीक है, सब जानते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द असेंबली ऑफ पुली की। ठीक है, इन द असेंबली ऑफ पुली की, आंसर बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताया करो कि क्या आंसर होने वाला है इसका, तभी थोड़ा अच्छा लगता है। पुली इज़ मेड ऑफ वीकेस्ट, बताइए। पुली, अगर पुली में अगर असेंबली, ये देखो पुली है ये, ठीक है, इसमें अगर हम की लगाते हैं, ठीक है, ये क्यों की लगी है, तो यहाँ पे क्या होगा? पुली इज़ मेड ऑफ वीकेस्ट, या फिर की इज़ मेड ऑफ वीकेस्ट, या इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग, ऑल ऑफ 3 आर डिज़ाइन फॉर इक्वल स्ट्रेंथ। बताइए। तो
करेक्ट आंसर होगा की इज़ मेड ऑफ वीकेस्ट, मतलब की वीकेस्ट होती है इसमें, ठीक है, याद रखना। की में टाइप भी होते हैं, वुडरफ की होती है, शंक की होती है, रेक्टेंगुलर की होती है, इस टाइप के हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम पुली पे देख लेते हैं। पुली पे एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पुली ऑफ सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पुली ऑफ सिस्टम। फर्स्ट पुली का जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। सेकंड पुली का जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो n होता है, ठीक है। थर्ड पुली का एक वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है 2n-1। याद रखना, फर्स्ट पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो 2n, सेकंड पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो 2n, वो n ओनली n होगा, ठीक है। और थर्ड पुली के लिए 2n-1, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात आई भाई, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो तो किसी भी लोड द्वारा एफर्ट, ठीक है, एफर्ट अपॉन डिस्टेंस, मतलब कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। एफर्ट अगर किसी में लगाया आपने तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, समझ गए होंगे ना आप। तो एफर्ट बाय डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, ए की इज यूज एज टेम्पररी फास्टनिंग, ए की इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए ये तो सही है, ठीक है, ए की इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस, ये गलत है। ए इज की इज ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, सही है। ए की इज प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड बॉश ऑफ द पुली। देखिए इसमें से ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो वही रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। याद रखना, टेम्पररी फास्टनिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। टेम्पररी फास्टनिंग मतलब उसको एक बार लगा सकते हैं, एक बार हटा सकते हैं, मतलब लगा भी सकते हैं, हटा, जब ज़रूरत पड़े उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस मीन्स टेम्पररी फास्टनिंग होता है। परमानेंट फास्टनिंग क्या होता है, एक बार लगा दिया तो वो निकाल नहीं पाओगे उसको बोलेंगे परमानेंट फास्टनिंग, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। अगर आपकी कोई शाफ्ट लगी है, ठीक है, आपकी कोई शाफ्ट लगी है, जो भी है, ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं ऐसी बेसिकली शाफ्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे आप की लगाएंगे, ठीक है, ये वाली रेक्टेंगुलर की होगी, तो क्या करें, इट इज़ ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ऐसे करके की लगाएगी, ये एक्सिस है इसका, ठीक है। तो ये की लगी हुई है। उसके बाद एक की इज प्रिवेंट रिलेटिव मोशन, ठीक है, सही बात है, बिटवीन शाफ्ट एंड बॉश, ठीक है। तो शाफ्ट एंड बॉश में ये प्रिवेंट कर दिए एक रिलेटिव मोशन करने में, ठीक है। आपके मान लो दो पार्ट हैं ऐसे करके, एक वाला हमको इसको रोटेट करना है, तो इसको रोटेट नहीं करना है, ठीक है, मान लो इसको रोटेट नहीं करना है, नो। तो यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे की लगाई जाएगी, तब एक पार्ट चलेगा, एक नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है। चलिए प्रोसेस तो आगे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो, द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू इज। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड होता है वो क्या होता है, बताइए, इसका आंसर कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में बता दो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, आंसर बता दो इसका क्या होगा। ये होगा, फिर ये होगा, या फिर ये ए ऑप्शन है, ठीक है, बताइए, ये ए ऑप्शन है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 - sin फाई अपॉन 1 + sin फाई। याद रखना, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो गियर के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ़र इज़ कास्ट आयरन, मतलब अगर सल्फ़र को आप कास्ट आयरन में मिक्स करते हो, ठीक है, ये है आपका कास्ट आयरन है, ठीक है, और ये है सल्फ़र, इसमें आप मिक्स करते हो इसको, तो क्या होगा बताइए। तो मेक द आयरन सॉफ्ट एंड ईजिली मशीनेबल, बताइए। इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, मेक द आयरन वाइट एंड हार्ड, नॉन ऑफ दिस, बताइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा इंक्रीज द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा आपको। अगर आप सिलिकॉन मिलाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन मिलाते हैं, तो आयरन क्या होता है,
आयरन सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट एंड ईजीली मशीनेबल, ठीक है, ईजिली मशीनेबल कर सकते हैं उसको अगर सिलिकॉन आप ऐड करते हो। ये पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेना। बाकी अगर आप मैग्नीशियम अगर ऐड करते हो, ठीक है, मैं मैग्नीशियम को ऐड कर रहा हूँ कास्ट आयरन में, तो डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है, स्ट्रेंथ इन टेंशन। आप मैग्नीशियम अगर ऐड कर रहे हो तो डक्टिलिटी आपकी एंड बढ़ेगी एंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी टेंशन में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गई। सल्फर बता दिया मैंने, सिलिकॉन बता दिया, मैग्नीशियम बता दिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा था, IOCL में भी, NPCIL, ठीक है, किसी भी PSU ले लो, सेल में ले लो, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया था। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, शैंक रिवेट इज स्पेसिफाइड, ठीक है, जब एग्जामिनेशन पहला ही दिया था जस्ट मैंने उस टाइम पे, तो ये पहला ही फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजली पेंटेड विद। देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हार्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ हार्ड आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, ये नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कर देगा, ये कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजली पेंटेड विद, तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो किससे पेंट किया जाता है, ये इसका आंसर आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है O2, उसको हम ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, ठीक है, याद रखना। और C2H2 जो C2H2 होता है उसको मरून कलर से करते हैं, ठीक है। कभी कभी मरून कलर ऑप्शन में नहीं दिया होता है तो आप इसकी जगह पे आप रेड कर दोगे, ठीक है, रेड कलर भी आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ था, ठीक है, मरून कलर ऑप्शन में नहीं था तो वो रेड कलर वहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। O2 ऑक्सीजन के लिए ब्लैक कलर, मरून कलर C2H2, एथिलीन गैस बोलते हैं इसको, एसिटिलीन गैस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए काफ़ी आने वाला क्वेश्चन है ये, द रैक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन लर्निंग ब्रास बाई हाई स्पीड स्टील टूल। तो देखिए ब्रास के लिए जो एंगल रखा जाता है वो क्या होता है, 0 होता है, फिर 10 होता है, 20 डिग्री होता है, 10 डिग्री होता है। रैक एंगल आपको बताना है ब्रास के लिए, ठीक है, ब्रास मतलब पीतल होती है, ठीक है। Cu + Zn इसका वो होता है, ठीक है, कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है। 70 + 30 का रेशियो होता है, 70% और 30%, ये होता है ना ब्रास। ओके, अब इसमें रैक एंगल जो होता है, रैक एंगल वो होता है 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना 0 डिग्री होता है। और रैक एंगल जो होता है टूल जो डिपेंड कर, टूल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है रैक एंगल पे ही, ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन होता है स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिपेंड्स अपॉन रैक एंगल लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज 1, बताइए। तो =1 होता है, फिर <1 होता है, >1 होता है, नन ऑफ दिस बताइए। COP बहुत बार पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताइए भाई। तो ये इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा >1, ठीक है। COP होती है वो >1 होती है, ये क्वेश्चन आप सेव कर लो माइंड में, ठीक है। अब मैं COP की बात करता हूँ, ठीक है। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ COP। तो ये होता है डिज़ायर वर्क, डिज़ायर इफेक्ट, DISIRED, डिज़ायर इफेक्ट, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क इनपुट। थोड़ा साफ राइटिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, मैंने कोशिश करी थी, मैं आपको वीडियो कल ही अपलोड करने वाला था मैं, लेकिन हो नहीं पाई थी, इन दैट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो COP होती है डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे भाई डिज़ायर इफेक्ट क्या होता है, तो डिज़ायर इफेक्ट देखिए पंप के केस में भाई क्या लेते हैं, अगर पंप के केस में अगर बात करी जाए, ठीक है, पंप के केस में हम Q1 लेते हैं, और रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 लेते हैं। ये डिज़ायर इफेक्ट होता है यहाँ पे, जब आप पढ़ोगे तब आपको सही से तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे मान लो, जैसे हीट पंप की, ठीक है,
हीट पंप की अगर COP आपको बात करें, COP हीट पंप ऑफ COP, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर COP अगर वो रेफ्रिजरेटर की बात करें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो आप समझ गए होंगे कि हीट पंप के केस में Q1 लिया है और उसके केस में COP के केस में Q2 लिया है। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी जहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट, और एक और चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, थोड़ा कलर चेंज कर लें क्या, डार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एक फार्मूला आता है, बहुत बढ़िया फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? COP हीट पंप, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए। वो COP हीट पंप इजिकल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इजिकल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। देखिए ये फार्मूला पूरा एक इक्वल में आता है। अगर कुछ भी दे दे आपको, COP हीट पंप दे दे और आपको ये निकलवाए कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन निकाली, तो ये वाला फार्मूला आप लगा दोगे, ठीक है, ये वाला। अगर आपसे COP रेफ्रिजरेटर दे दे और COP हीट पंप पूछे, तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये करके है, तो COP हीट पंप इजिकल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इजिकल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की इफिशियंसी होती है, ना कि COP होती है, ये भी और ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सूटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। इसका आंसर भाई सभी लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? ABCD में से बता दो। सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, या फिर एक्सियल पंप होगा, मिक्स पंप होगा, रेसिप्रोकल पंप होगा। टेल मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बताइए भाई क्या होने वाला है इसका आंसर। मतलब पूछ रहा है पंप कौन सा सूटेबल है जो सूटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। स्मॉल डिस्चार्ज होना चाहिए और हाई हेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपको पता होगा, पिस्टन सिलेंडर वाला पंप होता है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर वाला पंप होता है, पता होगा। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, यहाँ से वाटर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। अगर यहीं पे हाई डिस्चार्ज बोल दे, हाई क्यों बना दे रहा हूँ डिस्चार्ज, ठीक है, एंड लो हेड, तब कौन सा होगा बताइए। अब आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप। हाई डिस्चार्ज मतलब, देखो हाई डिस्चार्ज में आपको क्लियर बात बता दूँ, डिस्चार्ज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उसको बाहर निकालना, ठीक है, पंप के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी निकालता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही निकालता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा होगा, ठीक है, आपने। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी निकालता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो इसमें डिस्चार्ज जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में वो होता है डिस्चार्ज कम, क्यों होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका जो क्लियर आंसर होगा वो D होगा आंसर। और सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखो PDF की मैं, देखो PDF है ना, PDF का भाई मैं क्या करूँगा, PDF में अपलोड कर दूँगा, ठीक है, अपलोड कर दूँगा इसको। पिछली वाली PDF नहीं मिल पाई होगी, उसको मैं सेट करूँगा थोड़ा अभी, उसमें आंसर लगा के उसके बाद फिर मैं अपलोड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, उस पर PDF भी मिल जाएगी। देखिए, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड्स एंटर द पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड जो एंटर होता है, ठीक है, लिक्विड जो एंटर होता है भाई वो I से होता है, ये होती है I, ठीक है। तो एट द सेंटर होता है, फिर I बोलते हैं, एट द सेंटर होता है। ये ब्लेड होते हैं, कर्व बैकवर्ड ब्लेड होते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट द सेंटर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। देखिए अब मैं कराने वाला हूँ आपको रीजनिंग, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन आपको टेक्निकल करा दिए हैं, अब मैं आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं दिया तो नेक्स्ट बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं क्लियर बात बता दूँ। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने में, आप सभी जानते होंगे। तो भाई बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है, बताइए क्या होगा आंसर, बताइए भाई सभी लोग बताइए। इंडिया है न्यू दिल्ली, इट मीन्स ये इसकी कैपिटल है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी? पाकिस्तान की कैपिटल होगी भाई इस्लामाबाद, ठीक है।
कुछ बैकग्राउंड का साउंड आ सकता है, ठीक है, परेशान मत होना। कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, वो कुछ आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो इंडिया है वो न्यू दिल्ली, तो पाकिस्तान होगा इस्लामाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए भाई इसका आंसर बताइए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ट्रैवलर है जर्नी, सेलर मतलब यात्री है, यात्रा करता है। नाविक भाई क्या करेगा, ठीक है, तो नाविक होता है नाव चलाने वाला, तो ये समुद्री यात्रा करेगा, ठीक है। वॉयाग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करो, इसको करो। माउस को क्या लिखा है, KPSTC, तो लाइट को क्या लिखेंगे, देखो माउस M से यहाँ पे जा रहे हैं हम K पे, MNOP क्या होने वाला है, क्या होगा भाई बताइए। M में माइनस आप क्या करोगे, -2 करोगे, M में -2 करोगे। फिर O में क्या करोगे आप, O से यहाँ पे P जा रहा है तो OP, तो +1 करोगे, ठीक है। U से आप यहाँ जाओगे S पे, USTU, तो माइनस के 2 होगा, -2। S से यहाँ जाओगे T पे, तो क्या होगा ST, तो +1 होगा, तो -2 +1 -2 +1। दिस इज़, ये सीरीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें -2 +1 करूँगा। L में -2 क्या करूँगा, तो क्या आएगा बताइए, J आएगा, ठीक है, J आएगा, J। और I में +1 करूँगा तो फिर भी IJ, फिर भी J आएगा। G में -2 करूँगा, G में -2 करूँगा, ठीक है, तो आएगा EFG। H में +1 करूँगा तो HI। तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, JJEIR, और किसी में है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड मीन्स प्लस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइडेड। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर से लिख रहा हूँ, ठीक है। 15 - 3 + 10 × 5 + 5। देखिए सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। प्लस का मतलब माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस का मतलब माइनस है, ओके, और माइनस का मतलब ×2 है, तो 15 × 3, प्लस का मतलब माइनस है तो 10, × का मतलब क्या है, डिवाइडेड 5, और प्लस का मतलब है माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड होता है बॉड मास से, तो डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, ठीक है। तो 15 × 3 -2 -5, तो 15 × 45, और -2 -7 हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 38, ठीक है, 38 आंसर इसका हो जाएगा, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए। ये मिरर इमेज है, ठीक है, MIRROR, मिरर इमेज। आप इसको मिरर में देखोगे, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, वो ऐसे करके कर दिया है। देखो फिगर के क्वेश्चन उस टाइम पे, फिगर के क्वेश्चन मैं बता दूं, कम से कम 8 से 9 फिगर के क्वेश्चन थे रीजनिंग में। तो ये फिगर आपको देख लेने हैं सारे। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, अरे बता दो भाई क्या होगा आंसर इसका, ABCD। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको उधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो हाँ, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है इसका आंसर। देखिए अगर ये वाला जो फ्लैग है, अगर फ्लैग अगर मैं इधर पलटूंगा तो फ्लैग तो इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्लैग इसमें एक तो ये है, एक ये है, ये वाले जो डायरेक्शन है वो ऐसे करके, वो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका होने वाला है, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब मैं इंग्लिश कराने वाला हूँ आपको, इंग्लिश के क्वेश्चन कराऊँगा। तो इंग्लिश में आपको बताना है कैसे कैसे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कि किस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, वो भी देख लेंगे। और इंग्लिश में मैं डायरेक्ट करा दूंगा आपको, ठीक है, मतलब थोड़ा समझा के कराऊंगा। अभी थोड़ा देखते रहना वीडियो को, ठीक है, जाना नहीं, पूरा वीडियो देखना। देखिए जेनिथ, जेनिथ का आपको अपोजिट बताना है, ये अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट। अपोजिट मतलब या तो एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम्स बोलेंगे। तो जेनिथ का जो एंटोनियम्स होगा वो नादिर, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। ये एंटोनिम्स हमको याद करने पड़ेंगे। तो मैं इससे क्वेश्चन से बढ़िया
मैं आपको डायरेक्ट एंटोनियम्स या सिनोनियम्स या वन वर्ड या इडियम्स में आपको डायरेक्ट करा दूंगा, तो वो बढ़िया रहेगा, आपको याद कर लेंगे। ऐसे करने से कुछ होगा नहीं। इनफ्लेक्स है तो इनफ्लेक्स का जो हो जाएगा वो एक्सडस हो जाएगा, ठीक है, एक्सोडस। एक्सोडस इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं इडियम्स करा रहा हूँ, ठीक है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्या है कि सब हिंदी में दे रखे हैं, कोई नहीं, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। पहले एक बार अगर हिंदी वाले चाहें तो वो देख सकते हैं। ए मीडियन स्पीच, मीडियन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। मीडियन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच। ए लॉइन शेयर, सबसे बड़ा भाग, मतलब बिगेस्ट शेयर, ठीक है, बिगेस्ट हिस्सा है, बिगेस्ट हिस्सा। एट होम, अपना महसूस करना, अपना सा महसूस करना, ठीक है। इट्स अ फीलिंग ऑफ ऑन, ठीक है, इस तरीके का। एट लार्ज मतलब सबसे बड़ा भाग, एट लार्ज मतलब स्वतंत्र होता है, ठीक है। फ्री, एट फ्री, फ्री, ठीक है। एट लार्ज होता है स्वतंत्र, मतलब फ्री होना, तो इसका मतलब ये होता है। अब मैं आपको बता दूं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स होते हैं पर्यायवाची, हिंदी में बोलें तो, ठीक है। तो नेक्स्ट बार सही से लेके आऊँगा, ठीक है। जहाँ तक है कोशिश मैं सही से लेके आ ही रहा हूँ, जहाँ तक है। देखो, एड मीन्स मदद करना, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। एड मीन्स मदद करना, तो इसके हेल्प मीन्स भी मदद करना होता है, ठीक है। तो सिनोनियम्स हैं ये। अमेंडमेंट होता है सुधार, तो इम्प्रूवमेंट और अल्ट्रेशन, ठीक है, इसका मतलब भी यही है, सुधार करना, ठीक है। अमेंडमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट और अल्ट्रेशन। फिर एंटीपैथी है, मतलब घृणा करना, तो डिसलाइक भी है, इसका वो है, सॉरी, सिनोनियम्स, ठीक है। तो एंटोपैथी होती है घृणा करना, तो डिसलाइक मीन्स भी घृणा करना होता है, ठीक है। अटेन होता है प्राप्त करना, अटेन प्राप्त करना होता है। एक्वायर होता है, अचीव होता है, ये भी प्राप्त करना ही होता है, ठीक है। रिसीव करना है, प्राप्त, रिसीव भी हो सकता है इसका, ठीक है। एग्रीबल, एग्रीबल मतलब सहमत होना, तो इट मीन्स विलिंग और कंसो क्या रहे, कंसंटेड, ठीक है, कंसंटेड लिखा हुआ है, तो ये सहमत होना। बिजी है, बिजी मतलब इंगेज्ड और ऑक्यूपाइड, इट मीन्स यही है इसका मतलब, ठीक है। सिनोनियम्स हैं ये पर्यायवाची इसके। बिजी मतलब व्यस्त और इंगेज्ड और ऑक्यूपाइड। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है। चार्मिंग और प्लीजेंट, इसमें भी सुंदर हो सकता है, ठीक है, सुंदर होता है। तो ये हो गई इसकी इंग्लिश वाली पार्ट। अब और भी मैं करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे क्या है, कवर होती जाएंगी चीज़ें। ब्रीफ 15 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है, 15 नंबर की इंग्लिश है, तो देखनी तो पड़ेगी। ब्रीफ में संक्षिप्त, मतलब छोटा सा भाग, शॉर्ट या फिर कंसाइज, ठीक है। बैटल मीन्स युद्ध होता है, तो वॉर और फाइट मीन्स युद्ध होता है। बैन मतलब अभिशाप, कर्ज या हार्म, ये भी अभिशाप होता है। बेनिफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट और गेन, इट मीन्स भी लाभ होता है। बेस्ट ऑफ अर्पण करना, कन्फर अवार्ड, ये भी इसका अर्पण करना है। बिल्ड मीन्स बनाना, कंस्ट्रक्ट और मेक, इट मीन्स बनाना, ठीक है। इट मीन्स बनाना मतलब जैसे आप होम बना रहे हो, ठीक है, होम का एक निर्माण कर रहे हो, तो ये बिल्ड और कंस्ट्रक्ट और मेक भी होगा। अब तो देखो इंग्लिश में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब एक, जैसे देखिए क्या है, मैं आपको फियर पे करा रहा हूँ सारी हैं, ठीक है, फियर पे करा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, बस टेलीग्राम को लिंक से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। 1-2 दिन बाद मैं अपलोड कर दूंगा जहाँ तक है, ठीक है। ये नहीं कि तुरंत ही कर दूँ वीडियो के तुरंत बाद, ऐसा तो नहीं होगा। फियर ऑफ हाइट, हाइट से अगर फियर लग रहा है तो एक्रोफोबिया बोलते हैं इसको, ऊंचाई से डर, ठीक है, ऊंचाई से डर होगा एक्रोफोबिया। उसके बाद फियर ऑफ वाटर, वाटर से डर है तो हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना। फियर ऑफ पब्लिक प्लेस मतलब पब्लिक प्लेस पे कोई भी जाता है, लार्ज और पर्सन प्लेस, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्रोफोबिया बोलेंगे, ठीक है, एगोराफोबिया, ठीक है, याद रखना ये है इसका एगोराफोबिया, ठीक है, पब्लिक प्लेस से डर लगना, क्लियर। उसके बाद फियर ऑफ कावर्ड मतलब लोगों से डर लगना, लोगों से अगर डर लग रहा है तो क्या बोलेंगे, डेमोफोबिया बोलेंगे, डेमोफोबिया हो गया लोगों से डर। फियर ऑफ वुमेन, वुमेन से अगर डर लग रहा है तो क्या बोलेंगे, गाइनोफोबिया, ठीक है, गाइनोफोबिया बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे करा दे रहा हूँ आपको। फियर ऑफ वुमेन तो गाइनोफोबिया हो गया। फियर ऑफ बुक, बुक से अगर डर लग रहा है, किताब से डर लगता है किसी किसी को, तो भाई इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
क्योंकि ये आता है। फियर ऑफ बुक मतलब बिब्लियोफोबिया, ठीक है, बिब्लियोफोबिया है। उसके बाद देखिए फियर से और भी मैं करा दे रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, इतने ही हैं। तो फियर ऑफ बीइंग कन्फर्ड इन द पार्टिकुलर प्लेस, तो ये हो गया क्लस्ट्रोफोबिया, बंद स्थानों से, मतलब स्थानों से डर। जैसे क्लोज प्लेस है उससे डर लगता है, फियर लगता है क्लोज प्लेस से, तो क्लस्ट्रोफोबिया बोलेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ फॉर्जन्स मतलब विदेशी लोगों से डर लगना, तो एक्सनोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ डेप्थ मतलब गहराई से डर लग रहा है, तो क्या है, बाथोफोबिया। बाथो मतलब नहाना, किसी में कुंडी में नहाते हैं तो डर लगता है किसी को, तो बाथोफोबिया से याद कर लो। फियर ऑफ अगलीनेस मतलब भद्देपन से डर लगना, तो कोकोफोबिया, काकोफोबिया, ठीक है, काकोफोबिया है। फियर ऑफ ब्यूटी सुंदरता से डर, तो कैलोफोबिया है, ठीक है, कैलोफोबिया। फियर ऑफ कलर से रंग से डर लगना, तो चार्मोफोबिया, ठीक है, चार्मोफोबिया होगा। फियर ऑफ डॉग्स कुत्तों से डर लगना, तो साइनोफोबिया, ठीक है, साइनोफोबिया हो गया। फियर ऑफ फायर आग से डर लगना मतलब पायरोफोबिया, ठीक है, आग से डर लगना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आग से डर लगना पायरोफोबिया। फियर ऑफ ट्री से अगर डर लग रहा है तो डेंड्रोफोबिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पायरोफोबिया आग को कुत्ते वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया डेंड्रोफोबिया, पेड़ों से डर। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या, मैथमेटिक्स। इसके क्वेश्चन आपको बताने हैं भाई, आंसर सभी लोग पेन पेपर ले लें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो को यहीं पे बंद कर दूंगा, कमेंट नहीं आई तो। देखिए देखो, इंग्लिश हिंदी में दोनों में, बोथ लैंग्वेज में लेके आया हूँ मैं। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, किसी संख्या का 18% 15 के 12% के बराबर होगा। देखो करते हैं इसको, आंसर बताओ, करके आंसर बताओ। देखो 18% किसी संख्या का, तो किसी संख्या का 18%, ठीक है, बराबर 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो 18 यहाँ पे क्या करूँगा मैं, x गुणा 18% मतलब 18/100 कर दूँगा, और 75 गुणा 12/100 कर दूँगा, ठीक है। ये 0 से 100 से 100 कट जाएगा बराबर में, ठीक है। और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, 3 से काट दो, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50, x बराबर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 50। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज। तो दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रम में 20% और 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए भाई दोनों संख्या का अनुपात, ठीक है, मैं फर्स्ट नंबर मान ले रहा हूँ, दूसरा नंबर मान ले रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा नंबर मान ले रहा हूँ, ठीक है। तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या में 100 मान ली, 20% ज़्यादा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा है, तो ठीक है, पहली 20% है तो 120 हो गया, और तीसरी संख्या 150 हो गया, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या अनुपात, ठीक है भाई, 120 और 150, क्योंकि दोनों संख्या एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई दोनों का, तो 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये होगा 4:5, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 4:5, सी आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या है, कह रहा है 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स इन 4 days एट द सेम रेट, हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाय 8 मैट वॉवर्स इन 8 days। हिंदी में देखें भाई, 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, ठीक है भाई, 4 चटाई बुनकर, ओके। ये फॉर्मूला क्या लगता है, ये टाइम एंड वर्क का है, MDT/W1R1 इजकल टू M2D2T2/W1R2। यहाँ पे M है वो मैन है, D है वो डे है,
और टी है वो टाइम है, डब्लू है वो वर्क है, और आर है वो रुपया है। ठीक है, तो क्या करें, 4 चटाई बुनकर। ओके, मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, 4 चटाई बुनकर, 4 चटाई बुनकर, तो 4 चटाई बुनकर हो गई 4 दिनों में, तो 4 दिनों में हो गई। और 4 चटाई बुनते हैं। ठीक है, कर काम क्या करते हैं, 4 चटाई। ओके, इक्वल टू इसी गति से 8 बनकर, 8 बनकर हो गई। ठीक है, 8 दिनों में, 8 दिनों में हो गई। कितनी चटाई बुनेंगे, ठीक है, कितनी चटाई बुनेंगे, तो ये होगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको काट दो भाई। देखो 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आएगा, ये इधर चला जाएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 चटाई बुनेंगे, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एज 50%, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एज 50%, 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी एंड सी इज 30% मोर देन डी, देन बाई वाट परसेंटेज लेस देन डी। तो ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है। भाई इसका आंसर आप क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग, इसको मैं नहीं कराऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे, कौन कौन, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। ठीक है, जो आंसर देगा वही तो ठीक है, कम से कम 10 15 20 आंसर देंगे तो ठीक है वीडियो बनाना, नहीं तो फिर बेकार है। ठीक है, चलिए, फालतू में अपना टाइम बर्बाद करता रहता हूँ। ये तो करा दिया मैंने क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए ए पर्सन डिपॉजिट 500 फॉर 4 years and 60 for 3 years at the same rate of simple interest in bank. Altogether he received 190 as interest. That rate of simple interest per annum was। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करता है। दोनों कुल पर कुल ब्याज 190, तो ब्याज वार्षिक। ठीक है, आपने PRT अपन 100 तो पढ़ा होगा। ठीक है, जहाँ तक है मेरे ख्याल से। देखो मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो PRT अपन 100, तो ये होगा कैसे, SI बराबर PRT अपन 100 प्लस PRT अपन 100, क्योंकि मैं 2 बार इसने प्रोसेस किया है। ऐसा ही कितना दिया है 190। ठीक है, ये ऐसा ही दिया है 190 इजकल टू पी कितना है, इसने पूछा क्या कह दिया 4 वर्ष के लिए 500 रुपये, तो दर ज्ञात करवाया। तो आर में कॉमन ले रहा हूँ, आर बट्टे 100 कॉमन ले लिया, तो P1 T1 प्लस P2 T2। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो एक ये हो जाएगा इधर 190 इंटू 100 कर देंगे, और आर P1 T1, P1 कितना है 500 इंटू 4। ठीक है, 500 इंटू 4 प्लस 600 इंटू 3, 600 इंटू 3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, इतना एरिया तुम्हें पता रहेगा क्या, इसको मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे करूँगा आगे भाई, देखो क्या हो जाएगा भाई, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। 190 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, और आर हम यहाँ पे निकालेंगे, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस 36 18 1800 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा 190 पेज पे करा देता हूँ तो बढ़िया रहता है, राइटिंग सही नहीं आता है। देखिए 190 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ दूंगा। ठीक है, 190 इंटू 100, तो ये हो गया बराबर आर, और 2000 और 1800 कितने हो गए 3800। ठीक है, 3800 हो जाएंगे, 3800।
तो 2 जीरो से 2 जीरो मैं काट दूंगा, 19 दूनी 38 हो गया और 10 बचेगा, ये 2 पंजे 10 हो गया। तो R बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? R बराबर 5। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, R बराबर 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए साइंस है भाई, देखिए द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, सेल मतलब कोश का लार्जेस्ट सेल कौन किसकी होगी भाई, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, सी आंसर होगा द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग की। ठीक है, हिंदी वाले जो देखना चाहें तो। उसके बाद विच ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी होगी भाई, बताइए। तो होगी ये लीवर। ठीक है, लीवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ स्पन ऑफ आरबीसी, बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ स्पन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो इसका आंसर होगा 120 दिन। ठीक है, 120 दिन होता है। और व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ स्पन डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, तो इसमें देखो 2 से 15 दिन लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर होगा, यही आंसर इसका होगा, ये आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और एमआर की स्टडी को, और आगे क्या करना है, आगे क्या करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और लिंक है वो शेयर कर देना टेलीग्राम को, बता भी देना अपने दोस्तों को कि भाई एमआर की स्टडी पे इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी होती है, तो वहाँ पे मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। पीडीएफ को मिल जाएगी वहाँ पे, 1-2 दिन में मिल जाएगी, जैसे मैं सेट करूँगा उस पर। ठीक है, और ये ना सॉल्यूशन मैथ का भी मैं अपलोड कर दूंगा, अभी उस पर लिख नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, मैं सॉल्यूशन उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।